गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रितु। फिर सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। गुड आफ्टरनून शाहीन, कुंदन, कैसे हैं आप सब? कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। अभी आप सब ठीक हैं? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। गुड आफ्टरनून सोनाली मैम। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए मेरे से, ताकि आज की क्लासेस स्टार्ट हो सके। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ एग्ज़ाम तक आप सब बहुत अच्छे रहें भी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के बारे में हम दे देते हैं। तो मेरा नाम रितु है, मैं सीडीपी की क्लास आप लोग की लेती हूँ। और फिल द फॉर्म जो है ये आपका इस पे आपका टेलीग्राम चैनल भी फिल द फॉर्म का है और इसका इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर सकते हैं फिल द फॉर्म को। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है सी टेट के लिए और अदर भी जैसे बात करें नेट की तैयारी के लिए, सबके लिए टेलीग्राम चैनल खुले हुए हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हों, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी नोट्स वगैरह की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारी एचटेट और सीटेट के ये टीम मेंबर हैं, हमारे टीचर्स हैं जो आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं, जिनकी अलग-अलग टाइमिंग है। 3 पीएम पे अगर मैं बात करती हूँ तो वो मेरी क्लास है सीडीपी की, रितु की। तो आप लोग एक बार टाइम टेबल ठीक से देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी तैयारी हो रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है और ये क्लासेस जो आपको दी जा रही हैं बिल्कुल फ्री हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज्वाइन होइए। आपको सारे न्यू कंटेंट मिलेंगे, हर चीज़ जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो मैं ला रही हूँ आपके लिए टॉपिक मेरा है कि जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछे गए हैं, और ये सिर्फ आपके केवल सी टेट की बात ना करूं, मैं केवीएस की, पीआरटी की, जितने भी लेवल्स में हैं, ये पेडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और कई बार ये हर पेपरों में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन के तरीके भी पता चल जाए कि आप किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि सारे क्वेश्चन को आज हम कर सकें। और कल जो हमारा रहेगा एमसीक्यू राउंड रहेगा, वो भी सैटरडे को, जो वो क्वेश्चन रहेंगे जो कई बार आपसे एग्जाम में सी टेट के आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उनको कल हम लेकर करेंगे क्लास। तो बढ़ते हैं आगे। आपको वीडियो और वॉइस क्लियर है तो एक बार ओके कर दीजिए कि मेरी वीडियो और वॉइस आपको क्लियर आ रही है। एक बार ओके कर दीजिए तो फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि क्लियरिटी पिक्चर की सही है और वॉइस मेरी जो आप तक आ रही है बिल्कुल सही आ रही है। एक बार ओके कर देना आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हम पूछते हैं वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को इंगित करता है? वो क्या है? यानी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो क्या होती है? नकारात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, गुणात्मक होती है या सकारात्मक होती है? तो आज इसमें से आप लोग जल्दी से आंसर करिए, इसको हम क्लियर करते जाएँगे। जब मैंने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक मेंशन किया था कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो हमारी किस तरह की होती है, और जो डेवलपमेंट होता है यानी कि जो विकास होता है, ये ग्रोथ की बात कही गई है यानी वृद्धि की बात बोली गई है, जहाँ पे विकास होता है वो किस चीज़ को करता है, इंगित करता है। तो फटाफट आंसर करिए आप लोग। कुंदन बोल रहे हैं सी।
तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी फिज़िकल ग्रोथ की बात होती है, जहाँ पे ग्रोथ यानी वृद्धि की बात हो रही है, वो हमेशा मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, जिसको हम माप सकते हैं। उसमें हमारा क्या आता है, शारीरिक परिवर्तन जो भी होते हैं, वेट हो गया, आकार हो गया, जिनको हम एक वैल्यू कर सकते हैं, माप सकते हैं कि वो किस चीज़ में होता है। ओके, उड़ीसा से हैं, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा लगता है कि आप सब अलग-अलग स्टेट से हैं, सबको ये क्लास यूज़फुल हो, सबके लिए हेल्पफुल हो, यही मेरी आशा रहती है। ठीक है? तो साहिन जो आंसर कर रही हैं, सी गलत है। जो वृद्धि होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, यानी जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मेजर कर सकते हैं, वो हमेशा मात्रात्मक होता है। और जो ग्रोथ की बात कही गई, यानी कि शारीरिक वृद्धि की, यानी जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, उसकी बात हो रही है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसको हम माप सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो विकास है, जो अंदरूनी होती है, जो हमारे मानसिक होती है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, असेस कर सकते हैं, यानी कि आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है, यानी कि शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है। जो वृद्धि हो रही है उसको हम मापते हैं, तो वो हमेशा हमारा मात्रात्मक होता है। और विकास क्या होता है, वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अगर वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, जैसे हमारा भार, लंबाई, वजन, ये सब की बातें होती हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बारे में हम एक निश्चित बता सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। बट गुणात्मक क्या चीज़ है, इसको केवल हम असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक जानकारी ले सकते हैं कि ये कैसा है। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग जो आंसर सी कर रहे थे वो गलत है। अगर डेवलपमेंट होता केवल विकास की, मानसिक विकास, भाषा विकास, जो केवल डेवलपमेंट एस्पेक्ट होता तो हम गुणात्मक करते, लेकिन यहाँ पे शारीरिक वृद्धि की बात कही गई है, तो वो हमेशा हमारा मात्रात्मक होगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून आरती, राम परवेश, सबको गुड आफ्टरनून। तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो चुका है, जिसका मैंने पूछा था कि जो शारीरिक वृद्धि होती है वो किसको इंगित करती है, नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक या सकारात्मक। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है वो क्या होता है, मात्रात्मक। ठीक है, चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं कि पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, जो आप लोग अक्सर पूछते हैं पेडागोजी क्या है, पेडागोजी क्या है, आज आप इसका आंसर करिएगा। ठीक है, कि पेडागोजी क्या है। शिक्षण शास्त्र जो हम बात करते हैं वो क्या है, शिक्षा है, छात्रों का मार्गदर्शन करना है, सीखने की प्रक्रिया है, या शिक्षण के तरीके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा तो आइंदा फिर आपको पेडागोजी सेक्शन समझने में चीजें आपको मुश्किल नहीं लगेंगी कि पेडागोजी क्या है, कि पेडागोजी के लिए अलग से बुक लें, क्या करें, क्या पढ़ें। अगर आप बीएड हैं, बीटीसी हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि पेडागोजी मीन्स क्या करना है हमें। ओके, तो आंसर करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, गाइडिंग स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड। संगीता शर्मा बोल रही हैं। नहीं, ये जो साहू बोल रहे हैं डी, बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने, डी। और हाँ, आंसर जिन्होंने डी दिया है उनका ही सही है कि टीचिंग मेथड है, यानी पेडागोजी। जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक के लिए पेडागोजी क्यों पूछा जा रहा है, आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपके लिए पेडागोजी सेक्शन क्यों लाया गया है, ताकि आप समझ सके कि आपको टीचिंग कैसे करानी है, बच्चों को कैसे समझना है, और उनके लिए कैसे आपको
नए नए स्किल्स, टीचिंग एड्स, इसको कैसे यूज करना है। तो हमारा बीएड और बीटीसी जो ट्रेनिंग देता है वो इसी चीज के लिए देता है कि आप एक अच्छे शिक्षक किस रूप में डिफाइन होंगे, किस तरह आप एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो हम लोग जब पढ़ते हैं बीएड या बीटीसी तो हम इतनी इन चीजों को ध्यान नहीं देते, हमारा केवल फोकस रहता है अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना, एग्जाम को क्वालिफाई करना। बट उसमें हमको हर एक टीचिंग चीज सिखाई जाती है, यहाँ तक कि माइक्रो टीचिंग हो या आप स्कूल में टीचिंग हो, उस समय ही हमको हर चीज बताई जाती है कि हमको किस तरह से स्कूल में प्रेजेंट होना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, कैसे स्टैंडर्ड कैसे उनको समझना है, लेसन प्लान, हर चीज एक चीज हम लोग को सिखाई जाती है अपने शिक्षण शास्त्र के दौरान, जब हम बीएड या बीटीसी या डीएलएड जो भी करते हैं उस समय। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी शिक्षण के तरीके की हमें क्लास में किस तरह से शिक्षा बच्चों को प्रदान करनी है। सीखने की प्रक्रिया किस में हो रही है, बच्चों में हो रही है। तो यहाँ पे जब हम टीचर की बात कर रहे हैं तो टीचर क्या कर रहा है, शिक्षण करा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, चलिए, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एक बच्चे के वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मनोविश्लेषणात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि है, या विकास पद्धति है, या सांख्यिकी विधि है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज साइकोएनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंट मेथड, या स्टैटिकल मेथड। आंसर ए कर रहे हैं सुदर्शन। बी, जो सुदर्शन बोल रहे हैं 3 का ए, ये गलत है। आप लोग में अभी किसी ने आंसर नहीं किया है, बाकी और किसी को भी आता, मैं चाहती हूँ हर कोई आंसर करिए, गलत या सही हम भी करते हैं आंसर। तो गलत करें या सही करें, ताकि हमें पता तो चलेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं। ठीक है, तो मनोविश्लेषणात्मक विधि हम यहाँ पे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वृद्धि और विकास की बात की जा रही है, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है, उसकी फिजिकल हो रही है, कॉग्निटिव हो रही है, जिस तरह से भी हो रही है, तो ये मनोविश्लेषणात्मक नहीं होगा। ठीक है, और तुलनात्मक तो हम करते नहीं हैं कि तुलना करके उसके अच्छा तरीका माना जाए, और ना ही सांख्य की बात करते हैं तो हम विकास की पद्धति, यानी कि उसका विकास किस तरह से हो रहा है, डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, वृद्धि किस तरह से हो रही है, हम इसके द्वारा उसका अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। हाँ, अभी आरती, कुंदन, संगीता, आप लोग का आंसर सही आया है कि विकास की पद्धति है, यानी हम वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो सबसे अच्छा तरीका मानेंगे उसके विकास की पद्धति को ध्यान में रखते हुए कि वो किस तरह से डेवलपमेंट उसका हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप उसको जानते हुए हम उसका अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक विधि को अच्छा नहीं माना जाएगा कि हम कंपेयर करके किसी के वृद्धि और विकास की तुलना करके हम एक अच्छा मेथड माने कि उसके तुलना करके बताए कि ये कितना अच्छा है, कितना खराब है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, इसलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हमेशा सबका एक जैसा नहीं होगा। तो इसलिए तुलना करना अच्छा एक मेथड नहीं माना जाएगा डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो जो अच्छी विधि मानी जाएगी, जो सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा, वो विकास की जो पद्धतियां बनाई गई हैं जिसके आधार पर हम वृद्धि और विकास को अच्छी तरह से माप सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 का बी, और सॉरी सी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इंडिविजुअल लर्नर्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, ये किस थ्योरी पे आधारित है कि हम अपनी गलतियों द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, इसको बताइएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलेंगे, या इनसाइट थ्योरी बोलेंगे, या ट्रायल एंड एरर, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा आप लोग कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। हम लोग मनुष्य अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम अपनी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट कही गई है, लेकिन ये किस थ्योरी में इस बात को कही गई है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 4 का जो होगा वाद्य कंडीशनिंग यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात हो रही है, या इनसाइट थ्योरी में बोला गया है, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी में बोला गया यानी प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में, या क्लासिकल कंडीशनिंग में। वाद्य कंडीशनिंग की बात तो यहाँ पर हो ही नहीं रही है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। वाद्य कंडीशनिंग यानी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं सीखते हैं, हमारी कुछ अपनी भी थिंकिंग होती है उस चीज से। ये बात बिल्कुल गलत है इसके बारे में। अंतर्दृष्टि जो बोलता है कि हम करके बार बार गलतियों करके नहीं सीखते, बल्कि हमारी जो सीखने की क्षमता होती है, हमारे दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आता है और हम उस समस्या को हल कर लेते हैं। शास्त्रीय कंडीशनिंग की भी बात यहाँ पर नहीं बोली जा रही है। जो बात है ये कही गई है थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में। इसको संबंधवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक जी ने जो सिद्धांत दिया, उनका सिद्धांत का नाम है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उन्होंने अपने सिद्धांत में बोला कि व्यक्ति बार बार जो गलतियां करता है, जैसे जैसे वो उसके अभ्यास बढ़ते जाते हैं, उनकी गलतियों की संख्या कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने सही को करने लगता है। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, तो 4th का जो होगा सी, आरती कुमारी और संगीता शर्मा ने जो आंसर किया है सी होगा, ठीक है। 4th का सी, हाँ। दिव्या रंजन जी ने जो किया है वो भी सही किया है, 4th का सी किया है, ठीक है। तो बी नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा गलत होगा आंसर। अंतर्दृष्टि तो वो बोलता है कि हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया आता है जो हम किसी भी समस्या को अचानक से हल कर लेते हैं, अचानक से उसका समाधान हो जाता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए एक शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए। व्यक्तियों की क्षमताओं व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं को जानने की कोशिश करें। व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें, और दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये सब वो क्वेश्चंस जो लाई हूँ कि आपके एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, और ये ना कि केवल सी टेट में आए हैं, आपके यूपी टेट हो, एच टेट हो, या फिर केवीएस की बात करूँ, या पीजीटी, पीआरटी, इन लोग लेवल्स में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज मैंने उठाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आंसर करिए फटाफट। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत मतभेदों को एक शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए। सुदर्शन कुमार सही है, बिल्कुल सही है कि जो व्यक्तिगत भेद है, हम इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शिक्षक को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की जो रुचि और योग्यता अलग-अलग होती है, तो उसको भी टीचर एक्सेप्ट करेगा, और जो व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को भी समायोजित करने का प्रयास करेगा। व्यक्तिगत भिन्नता को समझने का यही मेन उद्देश्य है। तो जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If a child has mental age of 5 year and chronicle age of 4 year, then what will be the IQ of child, यानी कि जो उसका मानसिक आयु है वो 5 वर्ष है, और जो कालानुक्रमिक आयु यानी जो उसकी वास्तविक आयु है वो 4 वर्ष है। तो बच्चे की IQ क्या होगा। इसका एक सूत्र है, यानी कि IQ बराबर MA/CA गुणे 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 125 होगा, या 80 होगा, या 120 होगा, या 100 होगा, और इसको हम किस कैटेगरी का बच्चा मानेंगे जो उसका IQ लेवल आता है। तो ये सूत्र को याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, अगर सीडीपी किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस से बनता है, ठीक है। हाँ, ए बिल्कुल सही आ रहा है शिवांगी दिव्य रंजन का। हाँ,
ए होगा निशा, बिल्कुल सही। 125 आएगा। और ये बच्चा किस में आएगा? हमारे तीव्र बुद्धि में आएगा। हाँ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो कभी कभी सूत्र भी पूछ देता है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा जो एक कथन है वो सत्य नहीं है। ठीक है, विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक गलत कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। 7 का बी। ए को नहीं बोलेंगे क्योंकि विकास जो होता है वो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हमारी जैविक क्रिया है। ठीक है, शिक्षा जो विकास होता है वो एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी शिक्षा है उसका एक लक्ष्य होता ही है, और सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर हम कहें तो तीनों सही है। जो गलत है वो क्या है कि विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास हमारा क्या है? गुणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, हाँ, आप लोग का आंसर सही आ रहा है बी। ठीक है, रोहित, राम प्रवेश, मंजे, ठीक है, मांजे माही, जो सौरभ कुमार, सुदर्शन कुमार। ठीक है, आप लोग का आंसर सही है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कि निम्नलिखित में से कौन सा सोलॉस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। यहाँ पे उसकी बात कही जा रही है जो हम कक्षा में पढ़ाई के दौरान करते हैं, बच्चों का असेसमेंट। तो इसमें से कौन सी एक जो बात है वो गलत है जब हम असेसमेंट का कार्य करते हैं। तो वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना या मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। जो इसमें बात कही जा रही है कि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट तब होता है जब हम क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं या जो पढ़ाई के दौरान हम करते हैं, उसके दौरान जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें से कौन सा एक उपकरण नहीं है जिसके द्वारा हम असेसमेंट नहीं करते हैं। शाहीन, डी नहीं होगा। मौखिक प्रश्न हम कक्षा के दौरान करते रहते हैं, बच्चों से हम इंटरेक्ट होते हैं, पूछते हैं, वार्तालाप भी करते हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न भी जो एक आध चैप्टर में होते हैं हम उनसे वो भी करते रहते हैं पढ़ाई के दौरान या चैप्टर समाप्त होने पर। ठीक है, तो जो असेसमेंट का कार्य होता है ये हमारे पढ़ाई के दौरान ही किया जाता है। तो ये सब होंगे। जो परियोजना होता है ये हम लास्ट में वर्क देते हैं बच्चों को करने के लिए पढ़ाई के बाद। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, हाँ, आप लोग का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, 8th का सी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, जो हम विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा की बात करते हैं वो किसके लिए दी जाती है? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, या मंदबुद्धियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हाँ, बिल्कुल आपका सही है दिव्य रंजन। ठीक है, 9 के लिए करिएगा। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, जो हमारी विशेष शिक्षा की बात कही गई है वो किसके संबंध में कही गई है? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, विकलांग छात्र, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, या मंदबुद्धियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
अगर हम बात करते हैं कि केवल विकलांगों के लिए बात कही गई है, तो यहाँ भी ये आंसर पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जो विशेष शिक्षा में हमारे हर वो समावेशी शिक्षा होती है, जिसमें हर उन बच्चों को शामिल किया जाता है जो एवरेज बच्चों से अलग होते हैं। उसमें कौन से बच्चे शामिल होते हैं? विकलांग भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं, उन सबों के लिए होता है जो समावेशी शिक्षा। और विशेष शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे कि जिनको स्पेशल एजुकेशन देके आगे बढ़ाया जा सके, जो तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बोली गई है, ठीक है? यानी कि विशेष शिक्षा का प्रारूप तैयार किया जाए, जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके संदर्भ में यहाँ बात बोली गई है। अगर यहाँ पे यही प्रश्न आपकी समावेशी शिक्षा में होता, तो आपका ये तीनों इंक्लूडेड होता। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तो होगा ही नहीं। अगर हम बात करते हैं केवल विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम होना है, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि इसमें केवल विकलांगों के लिए जो बात कही गई है वो समावेशी शिक्षा में बात कही गई है कि उसमें मंदबुद्धि बालक हो, विकलांग बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, हर उन बच्चों को शामिल किया जाता है और इन बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। तो यहाँ पे विशेष शिक्षा जिससे संबंधित है वो प्रतिभाशाली छात्र से संबंधित है, ताकि उनको, क्योंकि वो जो करिकुलम और जो कोर्स सिलेबस होता है वो उनके लिए एनफ नहीं होता है उनके विकास के लिए। तो यहाँ पे उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की बात कही है ताकि बच्चों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। चलिए कोई बात नहीं। मैंने बोला हर क्वेश्चन में हम लोग भी परेशान होते हैं। विशेष शिक्षा की जब भी बात आती है हम समावेशी शिक्षा को देखते हैं, हमारे दिमाग में भी जो आंसर जाता है वो यही जाता है। बट अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा जो बोली गई है वो केवल विकलांगों के लिए नहीं बोली गई है, वो हर एक छात्र के लिए बोली गई है जो अपने से विशेष हैं, दूसरों से अलग हैं। ठीक है, चलिए। तो शिवांगी बोल रही हैं ए आपका आंसर सही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is not true in the case of multiple choice question? यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? कोई सैड होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। हम सब पढ़ रहे हैं, हम सबसे गलती होती है और गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो इसमें आप लोग खुश होइए कि हमारी गलती यहाँ पे पता चल गई, क्वेश्चन के फॉर्म किस तरह से आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इस 10वें प्रश्न का जवाब दीजिए कि बहुविकल्पी प्रश्नों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ तक कि यह एक अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है, ये ए के लिए है। यहाँ पे आपके टाइपिंग नहीं हो पाई है, ठीक है? तो ये ए के लिए है कि मतलब ये इस तरह के होते हैं कि अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से प्रश्न तैयार कर सकते हैं और सभी विकल्पी प्रश्न प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, यानी जो भी विकल्प होते हैं सब क्या होते हैं, सही सही वो लगते हैं। और दूसरा क्या था, त्रुटि रहित और त्वरित मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा संभव है। ये आपको पता ही है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको हम कंप्यूटर द्वारा चेक करते हैं। विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर होता है। अगर जो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उनका जो तरीका होता है वो किस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आई होप आप लोग इसका आंसर बहुत इजीली कर लेंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। हाँ, बिल्कुल शिवांगी और निशा जो आंसर कर रही हैं, हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। 10 का ए होगा कि ये किसी भी अनुभवहीन, यानी जो जिसको कुछ नहीं पता वो प्रश्नों को तैयार कर ली, ये बात बिल्कुल गलत कही गई है। इसको भी तैयार करने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट, हर तरीके से परिपक्व व्यक्ति ही इसको तैयार कर सकता है, ठीक है? तो जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा, बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, जो जॉन डीवी जी ने कहा कि स्कूल को छात्रों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। किसके लिए तैयार करना चाहिए? अनुसंधान के लिए तैयार करना चाहिए, भविष्य का जीवन तैयार करने के लिए करना चाहिए, या वर्तमान जीवन के लिए, या उद्यमिता के लिए तैयार करना चाहिए? हाँ, आप लोग का आंसर सही है, संगीता शाहीन। 11 के लिए आंसर करिएगा आप लोग।
कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूल को छात्रों को किसके लिए तैयार करना चाहिए? भविष्य के जीवन के लिए, वर्तमान के जीवन के लिए, अनुसंधान के लिए, उद्यमिता के लिए? इस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन जो आंसर सही माना गया है वो और ही माना गया है। तो आप लोग का भी आंसर मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या आंसर देते हैं 11 के लिए। अनुसंधान के लिए तो मानेंगे ही नहीं। अगर स्कूल छात्रों के लिए तैयार करता है तो रिसर्च के लिए नहीं तैयार करता है। स्कूल रिसर्च के लिए कैसे बच्चों को तैयार करेगा? हम जो पढ़ाई करते हैं शोध के लिए नहीं तैयारी करते हैं। हम किसके लिए तैयारी करते हैं? अपने वर्तमान जीवन के लिए तैयारी करते हैं, अपने भविष्य के जीवन के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से दोनों आंसर सही थे, भविष्य के जीवन और वर्तमान के जीवन। बट जो आपके बात करें इसको सही जो आंसर माना गया है वो डीवीजी के कॉन्सेप्ट में अगर माना जाए तो वो वर्तमान के जीवन के लिए तैयार करता है, जो डीवीजी ने बोला है। लेकिन अगर हम अपने उसके अनुसार में बोलते हैं तो हम शिक्षा किस लिए लेते हैं? अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो जो राइट आंसर डीवीजी के अकॉर्डिंग माना गया है वो सी है, वर्तमान जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना ही स्कूल का मुख्य कार्य है। ठीक है, अन्वेषण के लिए नहीं होता है। आप अन्वेषण तो हम अपने स्कूल के वर्तमान समय में खोज करते हैं। आप शिक्षा क्यों ले रहे हैं? खोज के लिए ले रहे हैं या अपने भावी जीवन के लिए ले रहे हैं? सुदर्शन कुमार, जो आप बोल रहे हैं कि अन्वेषण के लिए अगर हम मानते हैं, तो अन्वेषण अगर आप करते हैं किस लिए कर रहे हैं? किस चीज़ की खोज कर रहे हैं? आप जो आंसर कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग ये कहाँ तक सही है कि अनुसंधान के लिए? जो लोगों ने आंसर किया मे बी उन्होंने बी किया, बिल्कुल सही है कि भविष्य के जीवन के लिए हम पढ़ाई करते हैं कि हमारा फ्यूचर आने वाला कैसा हो। बट यहाँ पे जॉन डीवीजी की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल में जो छात्रों के लिए तैयार करना है, उसके वर्तमान की स्थिति जो है, उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करना है ताकि वो प्रेज़ेंट को कैसे सॉल्व करे, कैसे उसको समझ सके। ठीक है, जब वो वर्तमान को समझ सकेगा, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होगी, तभी वो फ्यूचर में जाके बेटर करेगा। अगर हम अपने वर्तमान को अच्छा नहीं करेंगे तो भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो जॉन डीवीजी की जो यही बात कही गई थी कि पहले बच्चे को वर्तमान के लिए तैयार करना है, उसका वर्तमान जैसे सुधरेगा, उसका भविष्य भी उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है? प्लेसमेंट, योगात्मक, सतत या नैदानिक? ठीक है, जो व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिशियंसी एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स? जो भी लर्नर की शिक्षा के दौरान परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो हम किसके द्वारा मापते हैं या मेजर करते हैं? वो किसके द्वारा करते हैं? प्लेसमेंट के द्वारा, समेटिव करते हैं या कॉन्टिन्यूअस करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर करिएगा। जो मूल्यांकन शिक्षार्थियों के सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता हो, यानी उसको लर्निंग में किसी तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम किसके माध्यम से जानेंगे? योगात्मक जो हम लास्ट में करते हैं एग्जाम के, वो तो हम कहेंगे कि ग्रेडिंग देते हैं कि आपने कहाँ तक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। ठीक है, प्लेसमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है कि आपको कहाँ प्लेस करना है बच्चे को। ठीक है, सतत की बात हो रही है, यानी कॉन्टिन्यूअस जो हम शिक्षण के दौरान करते रहते हैं, या कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है कि हम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कमियों और कठिनाइयों की पहचान करने के लिए हम नैदानिक यानी कि डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस वो चीज़ होता है, उपचार कहा जाता है, जिसमें हम बच्चे की जानते हैं कि उसने यह कमी करी तो क्यों करी, इस कमी के पीछे इसकी रीज़न क्या है, कारण क्या है, उसको पहचान रहा है। यहाँ पे
क्वेश्चन में यही पूछा गया कि सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। यानी कि हमने जो आपका बात करें कि असेसमेंट कर लिया, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट किया, उसमें हमने क्या जाना कि बच्चे ने ये चीज़ें क्यों नहीं सीखी, उसकी क्या गलती थी, किस वजह से उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर हम उसके कारण को समझ के उसका उपचार करते हैं, वो हमारा होता है नैदानिक उपचारात्मक मूल्यांकन। ठीक है। तो डायग्नोसिस जो मेन होता है, एक होता है हमारा समेटिव, एक होता है अफर्मेटिव, सॉरी फॉर्मेटिव, यानी कि योगात्मक और रचनात्मक, और तीसरा जो हमारा असेसमेंट होता है वो नैदानिक, यानी कि बच्चे को सीखने में कहाँ कठिनाई महसूस हो रही है और उसकी कमी क्या है, उसके कारण को हम पहचानते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि नैदानिक या डायग्नोस्टिक बोलते हैं। ठीक है। कमी को जहाँ पे पहचानने की बात कही जा रही हो वहां पर हमेशा नैदानिक बोलेंगे। ठीक है। 12 का बी नहीं होगा, ये आंसर होगा डी, यानी कि उसकी कमियों और कठिनाइयों को पहचाना जा रहा है, उसके कारण का खोज किया जा रहा है। किस बात से आप सेटिस्फाई नहीं हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों को सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। किस प्रकार का मूल्यांकन? ठीक है, यानी मूल्यांकन की बात कही जा रही है कि जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसकी कमियों और कठिनाइयों को किस तरह से पहचानेंगे। प्लेसमेंट के द्वारा तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे कि हम प्लेसमेंट में कहाँ उसको कहाँ पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, ये योगात्मक की बात नहीं हो रही है। योगात्मक जो हम एंड में करते हैं, एंड ऑफ द सेशन जो हम एजुकेशन करते हैं उसके एंड में करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट घोषित कर देते हैं, उसमें हम बच्चे की कमियों और कठिनाइयों को पहचानेंगे ही नहीं। सतत की बात की जा रही कि कॉन्टिन्यूअस जो ये प्रोसेस है, जो हम असेसमेंट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लगातार में क्या हो रहा है, हम नैदानिक भी कर रहे हैं और फॉर्मेटिव भी कर रहे हैं। यानी कि जब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लिया, यानी कि लर्निंग के दौरान जो हमने असेसमेंट आकलन किया कि बच्चे कहाँ पर कहाँ तक सीखे हैं, और जब हमने उस रिजल्ट को क्लियर किया कि इस बच्चे ने यहाँ तक ही सीखा, आखिर जो मैंने बताया वो कहाँ तक बच्चे को समझ में नहीं आया, और नहीं समझ में आया तो इसके पीछे रीजन क्या है। जब रीजन को हमने जाना तो क्या होगा, जब रीजन को जानेंगे तो हम उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं ना, कि डायग्नोसिस करने के हम उसकी कमियों के कारणों का पता लगाना चाह रहे हैं कि बच्चे को सीखने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे द्वारा प्रॉब्लम हो रही है या बच्चे को कोई और डिफिकल्टीज हो रही है। तो हम यहाँ पे नैदानिक उपचार की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा नैदानिक, यानी जब हम असेसमेंट करते हैं तो बच्चों का नैदानिक मूल्यांकन भी करते हैं कि बच्चे को समझने में कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए, फिर बात करते हैं सूक्ष्म मोटर यानी फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, जो वो होता है, वो संबंध अन्य तीनों में से कौन सा अलग है। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोग से किया था कि फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर वो होते हैं जिसमें हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, और फाइन मोटर वो होता है जिसमें हमारे सूक्ष्म मांसपेशियों को, जिससे हम छोटे और महीन कार्यों को करते हैं, वो हमारा होता है फाइन मोटर। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो उसमें कही गई है कि तीन में से कौन सा एक अलग है जो फाइन मोटर को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है। तो ग्रॉस मोटर जो होता है जिसमें हमारी शारीरिक, जिसमें हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियां यूज करती हैं, जैसे दौड़ना, भागना, कूदना, ये हमारे ग्रॉस मोटर होते हैं। लेकिन हमारे फाइन मोटर स्किल्स वो होते हैं जिसमें हमारे हाथ की और बॉडी की कहें सूक्ष्म मांसपेशियां काम करती हैं, जैसे हाथ से सिलाई, बुनाई, कुकिंग, शुद्ध लेख, राइटिंग, ये सब क्या चीजें होती हैं, हमारी फाइन मोटर में यूज होती हैं, यानी हमारी शरीर की छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं। तो वो हमारा होता है फाइन मोटर। तो यहाँ पे आपके तीन ऑप्शन दिए हैं जो फाइन मोटर से रिलेट करते हैं, और एक ऑप्शन है जो फाइन मोटर से रिलेट नहीं करता है। तो वो कौन सा होगा? हाँ, माधव का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, डी हो रहा है, फलों और सब्जियों का पृथक करना। यहाँ पे हमारी कोई सूक्ष्म मांसपेशियां यूज नहीं हो रही हैं, लेकिन जहाँ हस्तलिपि यानी हैंड राइटिंग की बात हो रही है, वहां पर भी हमारी आ रही है। शुद्ध लेख जो हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, ये भी उसी से हो गया।
और डॉट जॉइनिंग यानी कि हम जो डॉट डॉट को जोड़ रहे हैं उसमें भी हमारे हाथ की छोटी मांसपेशियां यूज हो रही हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा कि ये ग्रॉस मोटर में आएगा, ना कि फाइन मोटर में आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है, यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ये ईयर वाइज मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ये मोस्ट आपके रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके कई एग्जामों में सीडीपी के दौरान सीडीपी के उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन वहां से लिए हैं कि ये कई बार आपके सभी एग्जाम में आ चुके हैं, उनको लिया गया है। ठीक है, डी मैंने आपको बताया कि हमारे दो मोटर स्किल्स होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल्स होता है और एक होता है डी फलों और सब्जियों को अलग करना। उसमें हमने कोई विशेष अपनी मानसिक हाथों को यूज नहीं किया, बस सामान को उठाया इधर से उधर रख दिया। ठीक है, इसलिए डी होगा। और जहाँ पे हम लिखने पढ़ने यानी अपने हाथों उंगलियों का विशेष इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग बनाने, उसमें हम अपने हाथों का विशेष कौशल प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जो हमारी छोटी मांसपेशियां उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, कार्य करने के लिए हैं, इसलिए वो हमारे सूक्ष्म मांसपेशियों में आती हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? 14 का आंसर करिएगा। कि इसके आधार पे हम जोर जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है या सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग, इनसाइट या इमिनेशन? ट्रायल और एरर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे को करके कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, उसकी गलतियों को सुधारा नहीं जा रहा है, अभ्यास के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। और बात करें तो अंतर्दृष्टि की भी बात नहीं की जा रही है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो हम किसी समस्या में पढ़ते हैं और हमारे दिमाग से कोई एक हल निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो भी नहीं हो रही है। नकल की भी बात नहीं हो रही है कि हम नकल के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जब लिख रहे हैं तो हम उसको बोलने के लिए भी बोल रहे हैं कि आप लिखो भी और तेज तेज बोलो, पढ़ो, ताकि क्या हो कि वो जो लिखे और पढ़े दोनों एक साथ रिलेट होते जाएं, और फिर जो उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट को लेकर उनके अंदर जो याद होगा, जो पढ़ेंगे वो चीजें ज्यादा स्थायी रूप से होंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या लिखवाते हैं तो बोलते हैं कि जो लिख रहे हो उसको बोल बोल कर पढ़ो। हाँ, 14 का बी आ रहा है, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कंडीशनिंग कराई जा रही है, लिखने और पढ़ने दोनों को जोड़ के बात की जा रही है। कंडीशनिंग यही है कि आपके पूर्व अनुभव और वर्तमान अनुभव या जो भी आप दो चीजें सीख रहे हैं उनको आपस में जोड़कर अधिगम कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? परीक्षा और यानी कि यहाँ पे परीक्षण दिया है, बट यहाँ पे प्रयास और त्रुटि होगा कि प्रयास और त्रुटि की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे अभ्यास की बात नहीं हो रही है, अंतर्दृष्टि की भी बात नहीं हो रही है और नकल की भी बात नहीं हो रही है कि हम नकल के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करें, लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दे रहे हैं, यानी लिखना और पढ़ना दोनों क्रिया को साथ में करा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशनिंग की बात कही जा रही है। ठीक है, तो आपका 14 आंसर भी क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर अ टेस्ट, यानी कि परीक्षण जब हम तैयार करते हैं तो निम्नलिखित में से किसको ध्यान नहीं रखा जाता है? विषय को, अनुदेशात्मक उद्देश्य को, प्रश्नों से या शिक्षण का समय। जब हम एक पेपर तैयार करते हैं परीक्षण के समय तो उसमें किस बात को ध्यान नहीं रखा जाता है, किसको महत्व नहीं दिया जाएगा? विषय को, अनुदेशात्मक उद्देश्य को, या प्रश्नों से या शिक्षण का समय। टॉपिक, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन या टीचिंग टाइम। 15 का आंसर करिएगा आप सभी।
ये वो क्वेश्चन मैं आपसे लाई हूँ जो आपके केवीएस में भी पूछे गए हैं, सी टेट में भी पूछे गए हैं, यूपी टेट में भी पूछे गए हैं, एच टेट में भी। उन कॉमन क्वेश्चनों को उठाई हूँ कि जो किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन आपके हर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है? संगीता शर्मा जो आंसर कर रही हैं डी, किसके लिए कर रही हैं आप? हाँ, डी होगा शिक्षण का समय। यानी जब हम टेस्ट तैयार करते हैं तो विषय को लेंगे ही, ऑब्जेक्टिव को लेंगे कि किस उद्देश्य तैयार कर रहे हैं, प्रश्नों को भी उनको इंक्लूड करेंगे। तो शिक्षण का समय हम जब परीक्षण तैयार करते हैं उसमें हम शिक्षण का समय नहीं लेते हैं कि टीचिंग के लिए क्या टाइम है। ठीक है? तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, सुदर्शन बी कर रहे हैं, बी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो होगा डी। ठीक है? डी होगा, बी नहीं होगा। इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय, ब्लूप्रिंट यानी कि जो परीक्षण हम क्वेश्चनायर तैयार कर रहे हैं और उसको तैयार करने से पहले कुछ स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं, उसमें हम क्या-क्या चीजें रखते हैं। तो वही बात यहाँ पर पूछी गई, किसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। यानी एक पेपर को तैयार करना, बनाना है तो उसमें हम किस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे वो किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? शिक्षण के समय को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षण का समय हमारे प्रश्न में नहीं बनता है। विषय को तो हम लेते ही हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस चीज को पहुंचने के लिए किस उद्देश्य से ले रहे हैं उसको हम रखते ही हैं। प्रश्नों से, प्रश्न जो हैं उसमें से ही हम एक तैयार करते हैं, जो प्रश्न पूछे गए होते हैं या जो कॉन्सेप्ट है उससे लिए रहते हैं। पर इसमें हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? वो इंक्लूड नहीं करते हैं, शिक्षण के समय को नहीं करते हैं। ठीक है? ये आंसर हमारा सही होगा। शिक्षण का समय जब पेपर को हम बना रहे हैं, जब पेपर बना रहे हैं तो उसमें हम शिक्षण के समय को क्यों इंक्लूड करेंगे? आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं प्रश्न में कि इसमें क्या पूछ रहा है कि जब हम एक पेपर बनाने जा रहे हैं, तो आप जब पेपर बनाएंगे तो उससे पहले आप क्या-क्या चीज को अपने ध्यान में रखेंगे? विषय को रखेंगे और जो विषय, जिस विषय का आपको परीक्षा लेनी है उस विषय को रखेंगे और किस उद्देश्य से उसको परीक्षा को ले रहे हैं, अनुदेशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो होता है। और दूसरा, प्रश्नों से जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो वर्तमान के हैं, जो आपके कंटेंट के, उन प्रश्नों को तो हम प्रश्न बनाते समय ध्यान में रखेंगे। ब्लूप्रिंट क्या है कि जो पेपर बनाने से पहले की एक तैयारी है, प्रिपरेशन है। तो शिक्षण का समय इसमें कहाँ से इंक्लूड होगा? क्या आप शिक्षण के समय से कुछ इंक्लूड करेंगे उसमें? कि आपने कितनी देर पढ़ाया, कितने घंटे पढ़ाया, कि उसमें इंक्लूड करेंगे? और जो राइट आंसर होगा वो हमारा शिक्षण का समय होगा। यानी शिक्षण के समय को हम पेपर में क्यों इंक्लूड करेंगे कि हमने कितने घंटे टीचिंग कराई थी, कितने घंटे पढ़ाया था, कितने दिन पढ़ाया था। उसको हम कभी पेपर बनाते समय तैयार करेंगे। जब आप शिक्षक होंगे क्लास में, जब आप पेपर बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करना चाहेंगे? उससे पहले एक तरीका क्या क्या लेंगे? विषय को लेंगे, उससे संबंधित किस उद्देश्य को प्राप्त करना है उसको लेंगे, या फिर प्रश्नों को लेंगे, क्या नहीं लेंगे? अगर आप किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आप कक्षा 5th को पढ़ा रहे हैं, 6th को पढ़ा रहे हैं, डोंट मैटर कि आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको एक समय आएगा कि आपको एग्जाम पेपर भी बनाना पड़ता है। एग्जाम पेपर बनाएंगे तो उसमें कहीं आपको शिक्षण का समय इंक्लूड होता है? क्या आपको शिक्षण के समय के लिए पेपर बनाया जाता है कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए कितने समय दिया था? अब समझ में आ गया होगा आपको आंसर कि शिक्षण का समय यानी हमारे टीचिंग टाइम से लिया गया कि हमने कितने घंटे पढ़ाए, कितने दिन पढ़ाए। क्या पेपर बनाते समय कभी इसको इंक्लूड करता है कोई शिक्षक कि मैंने कितने घंटे पढ़ाए? ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि याद रखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को कहा जाता है। यानी जिसमें हम याद भी कर रहे हैं, समस्या भी सुलझा रहे हैं, निर्णय भी ले रहे हैं, इन सब चीजों को किस क्षेत्र से संबंधित किया जाता है? शिक्षा शास्त्र से, शिक्षा से, या ज्ञान मीमांसा से, या संज्ञानात्मक विकास से?
क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर करिएगा। याद रखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को कहा जाता है। क्या ये किस क्षेत्र से रिलेट करते हैं? शिक्षा शास्त्र से करते हैं, शिक्षा से करते हैं, या ज्ञान मीमांसा से करेंगे, या फिर हम संज्ञानात्मक विकास से करेंगे? 25 का सी नहीं होगा। ज्ञान मीमांसा की बात यहाँ पे नहीं हो रही, जहाँ पे हम याद कर रहे हैं, समस्या को सुलझा रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी मेंटल क्रियाएं चल रही हैं, हमारी मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो मानसिक प्रक्रियाएं जहाँ पे बात होती हैं वो हमेशा संज्ञानात्मक विकास की बात करती है, यानी हमारे कॉग्निशन, हमारे माइंड की बात हो रही है। तो जहाँ माइंड रिलेट करता है वो हमेशा संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि हम याद रख रहे हैं, समस्या सुलझा रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यानी सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो क्या हो रही हैं, चल रही हैं, कार्य हो रही हैं। तो ये जो हमारा प्रक्रिया है वो संज्ञानात्मक विकास से चल रहा है। इनसाइट थ्योरी की भी जो बात बोली गई है वो यही बोली गई है कि हम समस्याओं को सुलझाते हैं, एक निर्णय लेते हैं और उस पर एक प्रतिक्रिया देते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास। तो संगीता जी ने जो आंसर किया सही किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा मनोविज्ञान का स्टार्ट होता है वो इसी से स्टार्ट होता है, और सीडीपी की भी जो इस क्लास स्टार्ट मैंने करी थी वो इसी से स्टार्ट करी थी, क्योंकि सीडीपी हमारा मनोविज्ञान ही है। तो इस मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, या व्यवहार का विज्ञान है? आंसर करिएगा 17 का आप लोग की साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। तो अगर हम बात करते हैं जो सबसे पहले साइकोलॉगस, जो साइकोलॉजी का जो शब्द तोड़ा गया वो किसका तोड़ा गया था? साइको मतलब आत्मा, लॉगस मतलब विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। जो स्टार्टिंग में माना गया बात, जो प्लेटो, सुकरातो इन लोग की बात करें तो इन्होंने क्या माना कि आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। बट आत्मा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जान नहीं सकते, इसलिए इसको हमें हटा दिया गया। फिर इसकी जो बात आई वो मन का विज्ञान माना गया। तो मन में भी वही सेम कॉन्सेप्ट हुआ कि मन को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसके द्वारा हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, तो मन के विज्ञान को भी हटा दिया गया। फिर बात आई चेतना का विज्ञान की, जो हमारे माइंड में तुरंत हम देखते हैं, सोचते हैं, वो होता है हम अध्ययन करना। तो इसको भी लास्ट में हटा दिया गया। ठीक है, जो लास्ट में सबसे बात कही गई वुडवर्थ और वाटसन द्वारा कि व्यवहार का विज्ञान, यानी व्यक्ति को हम जैसे देख रहे हैं, उसके व्यवहार में जिस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। बट जहाँ पे आत्मा, मन और चेतना की बात कही गई, ये सब कुछ हमारे आंतरिक क्रियाएं हैं, अंदर होती हैं, जिनको हम बाहर नहीं देख सकते, उसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम हटा दिया गया मनोविज्ञान के क्षेत्र से। बाद में जो सबसे कहेंगे प्रभावी परिभाषा या विज्ञान को माना गया, वो माना गया व्यवहार का विज्ञान, यानी व्यक्ति जो व्यवहार करता है हम उसको देखकर एनालाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार ये क्यों हो रहा है, कैसा है, क्या है, यानी उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम जिसको हम देख ही नहीं सकते, उसका हम अध्ययन किस तरह से करेंगे। तो जो भी मनोविज्ञान को माना गया वो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान ही माना गया है, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर, कि व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, उसके व्यवहार को ही देखकर हम बता सकते हैं कि यह व्यवहार क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये सब माना गया था, लेकिन जो सबसे मोस्ट कहें कि सही परिभाषा या मनोविज्ञान को माना गया वो व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया, कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान, यानी व्यवहार का अध्ययन करना ही। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जितनी बार एक विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है उतना ही वो हो जाता है। क्या होता है वो? कमजोर होता है, मजबूत होता है, कम महत्वपूर्ण होता है, या अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? तो हम जो क्रिया करते हैं या किसी क्रिया को विशेष क्षमता से बार बार कर रहे हैं तो वो क्या होगा?
17 का ए नहीं होगा, 17 का डी होगा। जो मनोविज्ञान को माना गया वो व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया। अगर इसके हम अर्थ पे जाए, साइकोलॉगिस यानी कि आत्मा का विज्ञान स्टार्टिंग में माना गया था, 16वीं शताब्दी में ये बात मानी गई थी, बट इसको खारिज कर दिया गया था। क्यों खारिज किया गया था? क्योंकि आत्मा को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हम उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो जो चीज हमें दिखाई नहीं देगी, जो चीज हम छू नहीं सकते, उसका हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे? इसलिए मनोविज्ञान को हटा दिया गया आत्मा के विज्ञान से। ठीक है। फिर हमारा आया मन का विज्ञान। मन का विज्ञान भी 17वीं शताब्दी में लोग मानना शुरू किए, बट इसको भी खारिज कर दिया गया कि मन की भी जो प्रक्रियाएं क्या होती हैं, हमारी आंतरिक होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम किस तरह से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, 18 का बी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। तो आई होप आपको मनोविज्ञान क्या है उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन के साथ आपको पूरा क्लियर किया था कि कैसे कैसे इसको माना गया है। तो जो वर्तमान में है वो हमारा व्यवहार का मनोविज्ञान है, यानी जिनको हम देख सकते हैं उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। 18 का डी संगीता बोल रही हैं, डी दिलीप कुमार बोल रहे हैं, बी। तो जो होगा, जो हम किसी विशेष क्षमता से किसी चीज को उपयोग कर रहे हैं, तो उसका संबंध हमेशा मजबूत बनेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर सही होगा। बी आंसर हमारा सही होगा इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का कौन सा एक फैक्टर नहीं है? ये मोटिवेशन चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उसमें बताया था कि क्या क्या चीजें हमें मोटिवेट करती, किन किन माध्यमों से हम मोटिवेट होते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रेरक है जो नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा कि नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो पुरस्कार, प्रोत्साहन, स्तुति, या हम कहेंगे प्राइज, या अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिएगा आप सब। और मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे, जितने लोग भी ज्वाइन है मेरे से, वो लोग क्लास को लाइक करना मत भूलिए। आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, क्योंकि आप लोग के लाइक करने से हमें पता चलता है कि हम आप राइट वे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप क्लास को लाइक कर रहे हैं, तो बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हम और अच्छी चीजें लाएं, आपको पढ़ाएं। डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है आंसर। क्योंकि पुरस्कार हमें मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन बीच बीच में हम जो बच्चों को देते हैं या किसी को भी देते हैं, तो वो चीज भी हमें मोटिवेट है। स्तुति यहाँ पे बात कही गई है। प्राइज की, जो हम प्राइज रिवॉर्ड देते हैं, वहां पे बात कही गई, तो ये भी हमें फैक्टर मोटिवेट करता है। बात करें अभ्यास करने की, अभ्यास करना मोटिवेशन में नहीं आता है। ठीक है, ये सीखने के नियम में आता है कि हम बार बार जिस चीज को अभ्यास करते हैं, वो चीजें हम ज्यादा अच्छी तरीके से उसको कर पाते हैं, और जो त्रुटियां होती हैं वो कम होती जाती हैं। तो मोटिवेशन की अगर बात करें कि जहाँ पे हम मोटिवेट होते हैं किसी कार्य को लिए, तो बार बार हम किसी चीज को अभ्यास करने के लिए करेंगे, तो उसमें हमें अपनी गलतियों का पता चलता है, मोटिवेट नहीं होते हैं। बट जहाँ पे हम पुरस्कार दे रहे हैं, उसके द्वारा हम मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, शाबाश बहुत अच्छे, इसमें मोटिवेट कर रहे हैं। प्राइज यानी कोई रिवॉर्ड या गिफ्ट बच्चे को ला के देते हैं, अगर वो अच्छा रिजल्ट लाता है या कुछ ऐसे करते हैं, उसमें अगर हम देते हैं, तो वहां पे बात कही जा रही है, तो वो भी हमें मोटिवेशन का कार्य करेगा। लेकिन अभ्यास हमें क्या, हमारी गलतियों का एहसास कराता है, कार्य कराता है, वो मोटिवेशन में नहीं आएगा हमारे। वो हमारी गलतियों को सुधारने का एक प्रयास होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, अभ्यास करना मोटिवेशन में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द स्टेज फॉर 2 to 6 ईयर कॉल्ड। जो स्टेज 2 से 6 साल की होती है, वो किस स्टेज में आती है? प्री चाइल्डहुड यानी जो पूर्व बाल्यावस्था बोली जाती है वो होती है, शैशवावस्था, या बाद में बचपन अवस्था, या लेटर चाइल्डहुड, या पूर्व किशोरावस्था। आंसर करिएगा आप लोग कि 2 से 6 वर्ष तक के जो चरण होता है वो कहलाता है क्या?
क्वेश्चन नंबर 20 का करिएगा। ट्वेंटी का करिएगा। व्हाट इज द स्टेज फॉर 2 to 6 ईयर कॉल्ड? जो 2 से 6 वर्ष की चरण होती है वो क्या कही जाती है? प्री चाइल्डहुड, शैशवावस्था, प्री चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था बाद में बचपन यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, या पूर्व किशोरावस्था। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का। 20 जो होता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो कही जाती है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड या प्री चाइल्डहुड कही जाती है, ठीक है? तो ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था के बाद होती है। जो शैशवावस्था हमारी होती है वो क्या होती है? 2 ईयर से पहले की होती है। एक हमारी प्री नेटल एज भी आती है जो गर्भावस्था 280 दिनों का होता है, प्री नेटल एज। उसके बाद इनफेंसी पीरियड जो 0 to 2 ईयर होती है, और फिर आते हैं हमारा प्री चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष। उसके बाद जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है वो हमारा आपका लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड बोला जाता है, उसको होता है। और जो हमारी पूर्व किशोरावस्था की बात कही गई है, ये जो 12 से 13 वर्ष वाली अवस्था होती है वो हमारी पूर्व किशोरावस्था होती है, ठीक है? तो इसमें आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 20 का ए होगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बता देना। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और सेशन अच्छा लगे तो एक बार सब आप लाइक करते जाना जरूर कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो, आप कमेंट के द्वारा दे सकते हो, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसे आप दे सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल अभी तक जो आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स वगैरह जो भी होंगे आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, ठीक है? चलिए, आई होप आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और कल जो हमारा एमसीक्यू होगा, मैं आपको 1 ईयर का सेशन का पेपर लेकर आऊँगी, वो एमसीक्यू आपके लिए कराऊँगी। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, और जहाँ भी कोई आपको डाउट हो आप बताइए कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है? मैं यहाँ तक पूरा आप लोग को क्लियर करते हुए चल रही हूँ, हर एक क्वेश्चन के साथ मैं एक समय दे रही हूँ ताकि आप लोग को उस क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट ना हो, ठीक है? ओके, थैंक यू। आप लोग को कोई डाउट नहीं है तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और अपनी तैयारी भी आप लोग की बहुत अच्छी चले, और मैं चाहूंगी कि आप लोग की तैयारी में मैं हमेशा आप लोग के साथ खड़ी रहूं, आपका हर तरह का डाउट मैं क्लियर कर सकूं आपके क्लास में ही, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करते जाना, और सबसे मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब कल मेरे क्लास में आप सभी देखना। मैं सबका नाम देख चुकी हूँ कि कौन कौन मेरे क्लास में है। जो टेलीग्राम हमारा है चैनल, आप डिस्क्रिप्शन जब खोलिएगा तो सी टेट करके आपका टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। जब आप सी टेट टेलीग्राम चैनल को ओपन करेंगे तो उसमें फिलर फॉर्म टू सीडीपी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल दिया होगा, वहां पे जाके आप क्लिक करिए, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ, ठीक है? और जितने भी चैनल्स दिए हैं वहां सब में ज्वाइन होइए, ताकि आपके सारे ईवीएस हुआ, एसएसटी हुआ, सारे के नोट्स आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होंगे, ठीक है? यही टाइम रहेगा, 3 to 4 PM मेरा टाइमिंग डेली का यही है। मंडे टू सैटरडे मेरी क्लास चलती है, आपकी 3 to 4 PM चलती है मेरी। तो आप सब मेरे क्लास में होइए। और अब मेरा टॉपिक लगभग सब कंप्लीट हो चुके हैं, और एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं वो भी मैं आपको जल्दी करा दूंगी। बट मैं सोच रही हूँ कि अभी जो पीछे के टॉपिक आप लोग बहुत सारे नहीं हो पाए हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन के साथ कराते हुए चलूंगी, ताकि आपके टॉपिक भी रिवाइज होते चले, ठीक है? रुद्र यादव, बिल्कुल, बिल्कुल, आप चिंता नहीं लीजिए, मैं एमसीक्यू करा रही हूँ। आपको जो मैंने पढ़ा चुका है, मैं बार-बार उसको बताते भी चलती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू निधि, क्लास अच्छी थी। और मैं कल से मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग के लिए इससे भी अच्छी क्लास ले आऊँ कि आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। आप हर क्वेश्चन खुद से आंसर कर सकें। मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, आप मुझे एक्सप्लेन करके बता दो कि इसका आंसर ये है, ठीक है? तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेस्ट दूँ।
ठीक है? और न्यू स्टूडेंट है, कोई नहीं, आपको जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी, आप खुल के क्वेश्चन करिए। अभी हमने गूगल मीट भी किया था, गूगल मीट पे बहुत बच्चों को बहुत तरह की परेशानी थी, वहाँ पे हम लोग सब लोग सारी क्लास की टीचरें अवेलेबल थी, सब लोगों ने सबसे बातें करी, सब कुछ जाने, तो हम समय-समय पे गूगल मीट भी करते रहेंगे और वहाँ पे भी आपका जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस तरह की परेशानी होगी, हम वहाँ पे आपको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो जैसे अभी मेरी क्लास तो चलती ही रहेगी, अभी एमसीक्यू करा रही हूँ, बाद में जैसा आपको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, वो मैं फिर से पढ़ाऊँगी, फिर से करा दूँगी, उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग ये बिल्कुल डाउट नहीं रखिए कि मैं नया आई हूँ, नए तरीके से यहाँ से पढ़ना है। मैं बिल्कुल आप लोग के लिए हर तरीके से तैयार हूँ, हर समय तैयार हूँ, हर चीज़ पढ़ाने के लिए, ठीक है? सीडीपी से जो भी रिलेट होगा, मैं कोशिश करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूँ, ठीक है? ओके।